आज का जो अपना टॉपिक है शेड्यूल्स। ये शेड्यूल्स होती क्या है, ये बनाई क्यों गई। जब मैं संविधान की बात करता हूं तो संविधान के अंदर 395 आर्टिकल्स हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो संविधान के जो मेंबर्स थे उन्होंने जब संविधान बनाया तो 395 जो अनुच्छेद बनाए तो उन्होंने शेड्यूल को भी अनुच्छेद के अंदर क्यों नहीं डाल दिया। रीजन क्या है कि शेड्यूल्स को अदर बनाया। शेड्यूल्स का अर्थ होता है अनुसूचियां। तो इसका रीजन ये था, मान लो कि राष्ट्रपति की पेंशन है, अलाउंस है, भत्ते वगैरह विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति के हैं, गवर्नर के हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, या एमपी के हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या किसी के भी हैं। अगर उनको एक जगह मेंशन कर दिया जाए तो एक सहूलियत होगी व्यक्तियों को समझने के लिए इजी वे से। और वहीं अगर उनको अलग अलग अनुच्छेद के अंदर डिफाइन किया गया कि राष्ट्रपति का यहाँ देखेंगे, गवर्नर का यहाँ पर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज का यहाँ पर देखेंगे, तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस वे से शेड्यूल्स को, अनुसूचियों को एक अलग ही मेंशन कर दिया। तो जब मैं ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो उसके अंदर 395 आर्टिकल्स, अनुच्छेद थे। वहीं 8 शेड्यूल्स थी। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं कि हाल ही में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी शेड्यूल्स हैं, तो 465 आर्टिकल्स हैं। वहीं 12 शेड्यूल्स हैं। जो मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं शेड्यूल्स, ये बेसिक है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर जो शेड्यूल से जो क्वेश्चन आता है वो बेसिक आता है, डायरेक्ट आता है। तो आप इजी वे से उसे सोल्व कर सकते हो। तो आप इसको ढंग से समझ लो एक बार, फिर मैं शेड्यूल्स को आपको लिखवा दूंगा लास्ट के अंदर। तो मैं बात कर रहा था कि प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में 465 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसके अंदर कितने अनुच्छेद थे, 395। प्रेजेंट में कितने, 465। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने अनुच्छेद हैं और ऑप्शन में 395 और 465 आ जाए, बोथ आ जाए मान लो ऑप्शन में, तो आपको टिक 495 करना है। वो क्यों, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, मान लो कि संविधान के अंदर कोई अमेंडमेंट किया, कोई भी अमेंडमेंट किया, कैसा भी किया, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि मैंने क्या, क्लाउज आर्टिकल 16 का क्लाउज फर्स्ट। अब आप इसे अमेंडमेंट कहो या एज इट इज ही कहो, क्योंकि मेन तो जो हमारा आर्टिकल्स है वो 16 ही है, उसके अंदर हमने क्लाउज जोड़ा है। जैसे मैं कह दूं कि 300A, या मैं कह दूं 300B, तो हम क्लाउज जोड़ रहे हैं, अनुच्छेद तो लिमिटेड ही है। तो अगर ऑप्शन में आ जाए दोनों, तब आपको टिक मारना 395 का। और शेड्यूल प्रेजेंट में कितनी है, 12, और पहले कितनी थी, 8। तो जो फर्स्ट जो शेड्यूल है कि नेम ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट स्टेट्स का नाम चेंज कर सकती है, नया नाम रख सकती है। पार्लियामेंट टेरिटोरी ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट जो टेरिटोरी, जो दायरा है स्टेट का, उसे चेंज कर सकती है। मान लो पार्लियामेंट 2 स्टेट को ज्वाइंट करके एक स्टेट बना सकती है, और एक स्टेट को डिवाइड करके, सेपरेट करके 2 स्टेट बना सकती है। तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। वहीं जब सेकंड शेड्यूल्स की बात करता हूं तो वहां अलाउंसेस होते हैं कि जो भत्ते वगैरह, प्रिविलेजेस किसे किसे अवेलेबल हैं। तो उसमें जो नाम आएगा राष्ट्रपति का, गवर्नर का, ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूं कि जब मैं बात करता हूं स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर की,
तो पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं, संसद जिसे बोलते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन यही आ जाए कि पार्लियामेंट के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अब मैं बात करता हूं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो होते हैं लोकसभा के अंदर। वहीं ये हो गई पार्लियामेंट की बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूं तब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा। तो वहां विधानसभा में कौन होगा? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर कौन होता है? तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। वहीं मैं बात करता हूं कि चेयरमैन, चेयरमैन कहां पर होता है या डिप्टी चेयरमैन कहां पर होता है? तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के अंदर। वहीं जब मैं बात करता हूं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, विधान परिषद की, तो वहां पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होंगे। ठीक है। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो भत्ते वगैरह प्रिविलेजेस उनको डिफाइन किया गया है शेड्यूल 2 के अंदर। वहीं मैं 3rd शेड्यूल की जब बात करता हूं कि ओथ, शपथ, जो शपथ होती है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेंगे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लेंगे, ठीक है, मंत्री वगैरह जो होते हैं वो लेते हैं, सीएम लेते हैं, पीएम लेते हैं। तो उनकी एक लिस्ट है, मैं लिखवा दूंगा आपको कि कौन कौन शपथ लेते हैं। एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा एंड यूटी, यूनियन टेरिटोरी, कि राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन भेजता है? तो उनको विधानसभा और यूटी भेजती है। तो कितने मेंबर भेज सकते हैं विधानसभा राज्यसभा के अंदर? वहां पर डिफाइन कहां पर किया गया है? शेड्यूल 4 के अंदर। वहीं अगर मैं शेड्यूल 5 की बात करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, कि शेड्यूल एरिया को डिफाइन कर सकता है राष्ट्रपति और कंसल्ट ले सकता है गवर्नर की। गवर्नर कहां पर होता है? स्टेट के अंदर। और राष्ट्रपति कहां पर होता है? सेंटर के अंदर। तो कंट्रोल कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, नोटिफाई कर सकता है एरिया को शेड्यूल वालों बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 6th जब मैं पॉइंट बात करता हूं, 6th जो शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करती है? कि ट्राइबल एरिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर ट्राइबल एरिया को डिफाइन किया गया। वहां पर वो क्या क्या कर सकते हैं कि जो अनुसूचित जो जातियां हैं वो उनको क्या क्या वहां पर छूट है, विशेष अधिकार, तो वो वहां पर झूम खेती कर सकते हैं। ठीक है। और जो स्थानीय जल संसाधनों का समय जो अधिकार है, ओनरशिप है, वो उनके पास होता है। ठीक है। तो उनको अलग अलग छूट दी हुई है शेड्यूल 6 के अंदर। 7th की जो बात करते हैं कि शेड्यूल्स, अनुसूचियां,
कि सेवंथ के अंदर क्या है, तो सेवंथ के अंदर लिस्ट है। कौन कौन सी लिस्ट है? 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन सिंपल भी आ सकता है कि 7 शेड्यूल में क्या है, तो लिस्ट है। कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इनके अंदर होता क्या है, तो इनके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स ये नहीं अपने हिंदी इंग्लिश वाले, ये नहीं। सब्जेक्ट जैसे पुलिस, प्रशासन, ठीक है, एग्रीकल्चर, जल विभाग, इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो 100। सेंट्रल लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो 61, 61। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 52। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो यूनियन लिस्ट है वो काम कैसे करती है। तो जो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स जो गिवन होते हैं उसके ऊपर जो कानून बनाती है, जो लॉ बनाती है, वो बनाती है पार्लियामेंट। वो बनाती है पार्लियामेंट। वहीं स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है उसके ऊपर जो लॉ बनाएगा वो बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर बोथ पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ कानून बना सकती है। क्वेश्चन, मान लो कंकरेंट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने कानून बना दिया, तो किसका कानून प्रिवेल करेगा, मतलब किसका कानून माना जाएगा अगर दोनों ही एक सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना देते हैं। तो उस केस के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है वो मान्य होगा। वहीं अगर मैं क्रिमिनल की बात करता हूं, जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के अंदर मान लो कोई सेक्शन है, उसके अंदर मान लो सजा है, स्टेट गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके उसके अंदर सजा इंक्रीज कर दी है, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी सजा इंक्रीज नहीं करी है, तो क्रिमिनल केस के अंदर, उस केस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का जो कानून है वो प्रिवेल कर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के ऊपर, ओनली फॉर क्रिमिनल केसेस। अगर सजा ज्यादा बढ़ाई है तब ही प्रिवेल करेगा, अन्यथा नहीं। एट्थ जो शेड्यूल की बात की जा रही है कि वो 22 अनुसूचियों रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की 22 जो लैंग्वेज है वो रिकॉग्नाइज्ड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। 9th है कि लैंड रिफॉर्म्स। जब संविधान का गठन किया जा रहा था तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट सोच रहे थे कि हम ऐसा संविधान लिखेंगे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जा सके, उनका भरोसा जीता जा सके, लोकतंत्र की तरफ उनको आकर्षित किया जा सके। तो उन्होंने एक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डाला और कहा कि हम लोगों का कल्याण करेंगे। वहीं राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट्स थी पब्लिक की। तो गवर्नमेंट ने जैसे ही हित करना चाहा जनता का, तो उन्होंने जो जमीन थी पब्लिक की वो एक्वायर करना स्टार्ट की। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर करी तब क्वेश्चन ये उठ गया कि जमीन तो हमारे राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो एक कहते हैं ना, व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए और उसको रोक दिया, एक्वायर नहीं करने दिया। तब सीएम ऑफ द स्टेट्स के पहुंचे नेहरू जी के पास और कहा कि अब हम क्या करें उस केस के अंदर। तब फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया और 1951 में, और जो 9th शेड्यूल थी वो जोड़ी गई। इसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स की जमीन से रिलेटेड कोई भी कानून है वो लैंड रिफॉर्म्स 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाएगा। वहीं एक प्रावधान किया गया कि इसका जुडिशरी रिव्यू नहीं होगा। अब जुडिशरी रिव्यू नहीं होगा तो ठीक है, जमीन तो आप एक्वायर कर लोगे, कल्याण तो होगा और जुडिशरी रिव्यू नहीं होगा। लेकिन अगर मैं हाल ही की बात करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसके अंदर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अब 9th शेड्यूल को भी जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। जो 10th जो है शेड्यूल की एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम।
दल बदल अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ, कि मान लो एक व्यक्ति जीत कर गए पार्लियामेंट में एज ए एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर दी, तो उस केस में क्या होगा कि सरकार गिर जाएगी, बहुमत से नीचे चली जाएगी। या फिर एक आजाद व्यक्ति जीत के गया पार्लियामेंट में या विधानसभा के अंदर और वो अपनी पार्टी को चेंज कर लेता है या पार्टी को ज्वाइन कर लेता, आजाद व्यक्ति पार्टी ज्वाइन कर लेता, तो क्या होगा कि वो तो सरकार बनवा देगा किसी की भी, ठीक है। तो इस केस के अंदर एक प्रावधान किया गया कि अगर कोई मंत्री एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके ऊपर दल बदल अधिनियम लागू हो जाएगा, अर्थात शेड्यूल 10 अप्लाई हो जाएगी। अब इसको डिसाइड कौन करेगा, तो इसको डिसाइड करेगा स्पीकर लोकसभा के अंदर और वहीं राज्यसभा के अंदर चेयरमैन। वहीं जब मैं 11th शेड्यूल की बात करता हूं कि पंचायत, 73 अमेंडमेंट से पंचायत को जोड़ा गया और पंचायत को 29 सब्जेक्ट मैटर्स दे दिए गए कि इनके ऊपर कानून बना सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। वहीं 12th जब शेड्यूल की बात करता हूं तो म्युनिसिपैलिटीज, अमेंडमेंट 74 से उसे जोड़ा गया 1992 में और इसे 18 सब्जेक्ट्स दे दिए गए, मैटर्स दे दिए गए कि इनके ऊपर कानून बना सकता है और टैक्स लगा सकता है। तो ये एक अपना टॉपिक था शेड्यूल्स का, तो इसके बारे में मैं आपको एक एक दो दो लाइन में लिखवा देता हूं ताकि आपको सहूलियत हो समझने में। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या होगा कि नेम ऑफ द स्टेट एंड टेरिटोरी जुरिडिक्शन आएगा और यूनियन नेम ऑफ द यूटी, यूनियन टेरिटोरी और उसका एक्सटेंड कहां तक होगा, ये उसके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर डिफाइन किया जाएगा। वहीं सेकंड शेड्यूल के अंदर जो आएगा वो आएगा कि अलाउंसेस कितने हैं, प्रिविलेज जो दिए गए हैं वो किस किस को दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं राष्ट्रपति को, गवर्नर को, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। थर्ड जो शेड्यूल के अंदर है कि ओथ कौन कौन लेंगे, तो यूनियन मिनिस्टर्स लेंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ये आप कुछ नाम है इनको मेंशन करें, सफिशिएंट है। फोर्थ जो है कि अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज, ठीक है। वहीं मैं 7th में 3 लिस्ट थी, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। 8वीं अनुसूची के अंदर 22 लैंग्वेज है। 22 जो लैंग्वेज अगर हम एक एक को डिफाइन करेंगे तो क्वेश्चन लेंथ ही बन जाएगा, इतना टिपिकल क्वेश्चन कहीं पर भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप सिंपल ये रखो कि 8th शेड्यूल में क्या है, तो 22 लैंग्वेज है। 9th में लैंड रिफॉर्म्स है और इसे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से जोड़ा गया और अप्रैल 24 से 1973 से इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है 9th शेड्यूल का। 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये कब जोड़ी गई, तो 52 अमेंडमेंट 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया। 11th जो है पंचायती, वो 73 अमेंडमेंट से जोड़ी गई और वहीं 12th शेड्यूल की जब मैं बात करता हूं तो 74th अमेंडमेंट से जोड़ी गई। तो ये था अपना एक पूरा टॉपिक शेड्यूल सा। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन जा सकता है। तो आप इजी वे से सभी टेस्टों में लगभग जो क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू शेड्यूल्स अनुसूचिया से आप इजी वे से सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।